चलिए, तो आज अपन करने वाला एक चैप्टर, इसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है बेटा? डेप्रिसिएशन। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में 6 to 10 मार्क्स के लिए आता है। कभी 6 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में जो क्वेश्चन आएगा वो हाई चांस है कि रेक्टिफिकेशन होगा या बीआरएस होगा, मतलब वो क्वेश्चन तुमको आ रहा होगा अच्छे से, तो इसको अपन ऑप्शन में छोड़ने की गलती कर सकते नहीं, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल और वैसे बहुत टफ है, ऐसे बहुत इजी है और ऐसे बहुत टफ है। अब जैसा आपको लेना वैसा ले सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एकदम इजी है, नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ये चैप्टर क्या बोलता है पहले आप वो समझो। डेप्रिसिएशन क्या है? क्या लगता है डेप्रिसिएशन क्या होता होगा? असेट का वैल्यू कम होने को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट। तो असेट का वैल्यू कम क्यों होता है पहले वो बताओ। यूज करते हैं तो असेट का वैल्यू कम होता है। अगर मैं किसी चीज को यूज ही ना करूं तो भी क्या उसका वैल्यू कम हो सकता है? कैसे हो सकता है? तू रुक जा। जैसे मान लो मैंने कोई चीज ली, वो पैक का पैक रखा है, यूज तो किया ही नहीं है, तो क्या उसका वैल्यू कम हो सकता है? वही चीज का कोई अपडेटेड मॉडल आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपडेटेड वर्जन आ गया, तो ऐसे वाले केस में ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम हो सकता है। चलो, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हुई, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं, मैंने यूज भी नहीं किया, तो भी क्या उसका वैल्यू कम हो सकता है? कैसे? क्या? यूज नहीं किया तो बिगड़ भी सकता है, राइट। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको यूज करना चाहिए। जैसे मैंने एक प्रिंटर ले लिया फॉर एग्जांपल, बराबर है, एकदम न्यू प्रिंटर ले लिया, मैंने उसको यूज किया ही नहीं है, 1-2 दिन किया बस, उसके बाद ऐसे ही पड़ा है। अब उसमें कैसा बोलता है कि आपको टाइम टाइम पर उसमें प्रिंट निकालना जरूरी होता है, मैं निकाला ही नहीं ना, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, वही प्रिंटर है, वही चले आ रहे हैं, तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो उस थोड़े टाइम के बाद वो बिगड़ जाएगा, बराबर ना। आप देखो कार होती है, आप कार लेके आगे थोड़े दिन चला लिया, फिर ऐसे पड़ी रखी है और 6-7 महीना पड़ी रखी है, अब आप देखो उस कार को वापस चलाओ, खर्चा मांगना शुरू कर लेगी, वो जाम हो जाएगा, उसका इंजन वगैरह जो हो गया वो सब जाम हो जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। और क्या हो सकता है? ठीक है, और क्यों कम होती है बताओ। और एक असेट की वैल्यू कम क्यों होती है? सोचो और बताओ। टूट गई, टूट भी तो सकते ना चीजें, टूट गई, फूट गई। जैसे मैं टीवी लेके आ गया ना, तो मैंने उसको यूज किया, बराबर ना टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना, उसमें अपडेटेड वर्जन आया, बराबर ना, पर वो थोड़ी गिर गई, तब उसके ऊपर स्क्रैच आ गया, तो अभी कम होगी ना वैल्यू से। कांच रिप्लेस हो जाएगा उसका, जैसे रिप्लेस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, तो मुझे बताइए, क्या आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है कि नहीं होती है? होती है। बट जब कम होती है तो हम उसको कम को दिखाएंगे कैसे? सोचो, आपने एसेट खरीद ली, खरीदते टाइम पे आपने एंट्री पास कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट, या सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो आपने एसेट अकाउंट तो डेबिट कर लिया। अब आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप यूज किए जा रहे हो, बट उसकी वैल्यू तो उतनी दिख रही है ना बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या उतनी ही है कि ईयर एंड में कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। अब मुझे कम करनी है तो मैं कम करूंगा किस वे से?
जैसे मैं रेंट पे करता हूँ, मैं सैलरी पे करता हूँ, तो सच में खर्चा होता है ना, बट ये तो खर्चा तो है ही नहीं, ये तो कम तो करना पड़ेगा अपने को। अब कैसे कम करेंगे वो आप बताओ, कैसे कम करेंगे? थ्रू द डेप्रिसिएशन। किसके थ्रू कम करेंगे? तो जो अपन असेट की वैल्यू कम करते हैं उसी को अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये ऐसे ही करते हैं, सब में प्रॉपर वे से करते हैं, मुझे बताओ कि ऐसे ही कभी मन हुआ तो इतना, कभी मन हुआ तो इतना, ऐसा होता है? ये प्रॉपर वे से होता है, प्रॉपर वे से हम हमेशा करते हैं, सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक एलोकेशन। मेथड अलग हो सकती है, बट उसमें सब में एक प्रॉपर सिस्टम होगा। ऐसे नहीं कि इस साल 50,000, अगले साल 1,00,000, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 10 रुपया, फिर 1,000 रुपया, फिर 2 लाख रुपया, ऐसा नहीं। ये जो वैल्यू कम करने का तरीका होगा एक सिस्टम पे बेस होगा। तो इसका जो कम करेंगे अपन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में दो चीजें, डेप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइजेशन भी है। जो टेंजिबल असेट होती है, क्या होती है बेटा? उसको तो हम डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करते हैं, बट जो इनटेंजिबल असेट होती है उसके ऊपर जो चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? देखो, असेट दो तरह की होती है फिक्स असेट मेरी, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इनटेंजिबल। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दो तरह की असेट होती है, एक होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इनटेंजिबल। दो मिनट, ठीक है। तो मैंने बोला दो तरह की चीजें होती है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन। जो टेंजिबल असेट होती है, क्या होती है बेटा? टेंजिबल असेट्स, ठीक है। टेंजिबल, टेंजिबल टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैमरा, टीवी, ठीक है, प्रोजेक्टर, इन सबको टेंजिबल बोलते हैं। और एक होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब। तो जो टेंजिबल होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जो इनटेंजिबल होती है उसी में डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं अपन? अमोर्टाइजेशन। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने तुमको बता दिया। अब पहले तो ये समझ लो, टेंजिबल असेट यानी जिसे अपन प्यार से पीपीई बोलते हैं, निकनेम में पीपीई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? पीपी। पीपी का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला, समझ में आया? टेंजिबल असेट को ही प्यार से क्या बोलेंगे? प्यार से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें तीन वर्ड हम यूज करें, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट तीन नहीं है, और भी है। अब एक और कौन कौन से वो देख लो। ऐसी असेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, ऐसी असेट जो तुम्हारे प्रोडक्शन में काम आ रही है, या सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आ रही है, या सर्विस देने में काम आ रही है, या रेंटल पर्पज के लिए काम आ रही है, या एडमिन पर्पज के लिए काम आ रही है, तो उसे अपन बोलते हैं टेंजिबल फिक्स असेट यानी पीपीई। वापस बढ़ते हैं।
असेट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जैसे मशीन। बताओ मशीन किस काम आती है? प्रोडक्शन। मेरे पास में प्लास्टिक की बोतल बनाने की मशीन है, जिससे प्लास्टिक की बोतल बनती है, मैं प्लास्टिक की बोतल बेचता हूँ, तो बताओ ये प्लास्टिक की बोतल मेरे लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो क्या उसमें काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और सप्लाई ऑफ गुड्स, या मैं गुड्स के सप्लाई के लिए, जैसे ट्रक, टेम्पो, क्या वो प्रोडक्शन में काम आ रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आ रहा है? वो भी इसमें आ गए, कवर हो गए। या सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे मैं कहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, या सर कहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, बराबर ना? ना मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं। बस इस सर्विस में मेरे ये टैब, ये टीवी, ये पीसी, ये प्रोजेक्टर, ये सब काम आ रहा है, ये फर्नीचर, ये सब काम आ रहा है, तो ये भी इसका पार्ट माना जाएगा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काम आ गया। या फिर फॉर रेंटल पर्पस, मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है जिसको रेंट पे देता हूं। अब बिल्डिंग ना तो मेरे प्रोडक्शन में काम आ रही है, ना मेरे गुड्स में सप्लाई में काम आ रही है, ना सर्विस में काम आ रही है, बट रेंट पे देने की काम आ रही है, तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। और फॉर एडमिन पर्पस, अब ये बड़ा वास्ट वर्ड था, इसमें सब चीजें इंक्लूड होगी जो बिजनेस पर्पस के लिए आती है। जैसे सीसीटीवी कैमरा, क्या ये सीसीटीवी प्रोडक्शन में काम आ रहा है? नहीं। क्या सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आ रहा है? नहीं। क्या सप्लाई ऑफ सर्विस में काम आ रहा है? नहीं। इससे क्या सर्विस दे रहा हूं मैं? सर्विस तो इससे दे रहा हूं ना, इससे थोड़ी सर्विस दे रहा हूं, तो नहीं भी हो तो भी लेक्चर ले लूंगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो सर्विस में काम नहीं आ रहा है, बट वो एडमिन पर्पस के लिए काम आ रहा है, तुम लोगों पे निगरानी रख रहा है। मेरा बनना कौन आया, कौन नहीं आया, किसने इधर उधर मस्ती की, किसने किसको पीटा, किसने जुजात को गाली दी, ये सब इधर से सुनाई देता है। क्या बोला, समझ में आया? तो तुम आपस में जो बातें करते हो वो सब मैं इधर से बैठ के सुनता हूँ। हाँ, आज ये इसकी शिकायत कर रही है, आज ये इसकी कंप्लेन कर रही है, हाँ, आज ये इसको कुछ ताने मार रही है, अभी ये डिस्कशन लिपस्टिक पे चल रहा है, ये सब मैं उधर बैठ के सुनता रहता हूँ। तो ये मेरे एडमिन पर्पज में काम आ रही है। किस काम आ रही है? एडमिन पर्पज, बराबर ना? चलो, तो ये सारी चीजें को अपन पीपीई बोलेंगे। अब एक और इसका रूल है कि इनकी जो लाइफ है ना, एक्सपेक्टेड यूज जो करने वाले हो, वो मोर देन 12 मंथ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने इस साल खरीदी और इसी साल में खत्म हो गई, तो अब असेट बैलेंस शीट में आएगी नहीं ना। क्या बोला, समझ में आया? आपने अप्रैल में खरीदी, कोई सामान खरीदा, मान लो अप्रैल में मैंने ये कैमरा खरीदा, बट ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, तो तब बैलेंस शीट में असेट में आएगा ही नहीं, फिर वो तो खर्चा हो गया, फिर वो असेट नहीं बोलेंगे, फिर उसको एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 12 मंथ होगी तो ही अपन उसको पीपीई बोलते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है ना, वो इनके ऊपर लगता है, जो पीपीई होते हैं। पीपीई क्या होते हैं वो समझा दिया। चलो, अभी यहां पे देखिए, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जो हमने अभी आपने बात की, हमने डिस्कशन किया क्यों चार्ज करना चाहिए। नंबर 1, वेयर एंड टियर, जैसे हम इसको यूज करते हैं तो उसकी वजह से टूट फूट हो जाती है थोड़ी, उसकी वजह से होता है। एफ्लक्स ऑफ टाइम, कभी कभी चीजें टाइम के हिसाब से भी कम हो जाती है, चाहे आप उसको यूज करेगी न करे। जैसे हमने कार ले ली, वो कार 2022 में ली है, मैंने उसको यूज किया ही नहीं, ऐसे कैसे में घर के अंदर ही पड़ी है। अब मैं चाहता हूं, तो मुझे कोई लोग पूछते कौन सा मॉडल है, मैंने बोला 2022 का, तो क्या वो मुझे पूरा पैसा देगा? मैं बोलूंगा अरे भैया यूज की ही नहीं, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पुराना मॉडल हो गया है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जैसे आपने कोई जीन्स देखा, वो पुराना जीन्स था, आपने उसको यूज ही नहीं किया, फिर भी क्या बोलेंगे, अरे ये तो पुराने जमाने का जीन्स है, बराबर ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि टाइम की वजह से भी कभी कभी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी और चेंज, कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आईफोन 16 ले लिया, मस्त एकदम ब्रांड न्यू, मैं खुश हो गया, भैया आईफोन 16 1 लाख का लिया, कितने का लिया? मैं खुश हो गया भाई, 1 लाख का आईफोन 16 लिया, मजा आ गया, मैंने उसको यूज भी नहीं किया, तो वो यूज तो हुआ ही नहीं है, तो वेयर एंड टियर का सवाल ही नहीं उठता, टूटा फूटा है ही नहीं, यूज ही नहीं किया है, पैक का पैक एकदम। ये क्या बोलते, टाइम गुजरा है, मैंने अभी महीने पर पहले ही लिया है, तो बताओ क्या टाइम गुजरा है? खास को बड़ा टाइम गुजरा है क्या? नहीं, 1 महीना ही हुआ है। बट इस 1 महीने के अंदर आईफोन कंपनी ने 17 आईफोन, आईफोन 18, आईफोन 19, आईफोन 20 तक लॉन्च कर दिया है 1 महीने के अंदर ही। और आईफोन 20 जो है वो मिल रहा है 80,000 रुपए में। अब बताओ क्या मेरी फैमिली की वैल्यू उतनी रहेगी, कम हो जाएगी? ये हो गया टेक्नोलॉजी चेंज। क्या हो गया? ये टेक्नोलॉजी चेंज।
डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। कई बार चीजों की ना मार्केट वैल्यू कम होने से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे, आप समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार तुमको पता है चीजों की डिमांड होती है और डिमांड के टाइम पे वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अभी देखो, अभी बारिश चल रही है, तुमने देखा होगा पानी की बोतलों की वैल्यू एकदम बढ़ गई है सडनली। कल मैं 25 रुपए में 20 की बोतल लेके आया। आ जाओ बेटा। तो कल मैं 20 रुपए की बोतल कितने में लेकर गया? 25 में। क्या करें? तो मान लेते हैं मैंने वो 25 रुपए में ले ली बोतल, तो मेरी बुक्स में 25 रुपए में आ गई। अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तो मैंने उसको यूज किया है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। देखो, आप बारिश बंद होगी, कल कल तो मैं बोलूंगा चलो मैं 25 में, तुम 24 में ले लो, लोगे तुम मुझसे? तुम बोला अरे सर मार्केट में 20 में मिल रही है, आपके पास 24 में कौन लेगा? तो कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती है कि हम चीजें ले लेते हैं और उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मैंने आईफोन 16 ले लिया, बढ़िया। लोग बोले अरे भाई साहब क्या आईफोन 16 लिया, आईफोन 16 बढ़िया 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 बढ़िया। तब एक दूसरी कंपनी आती है, ऑरेंज कंपनी, और वो फोन बहुत शानदार होता है और सब लोग डिमांड उसी करने लग जाते हैं, ऑरेंज 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 ऑरेंज। जैसे एप्पल 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 कर रहे हैं, वैसे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। और 90% मार्केट ऑरेंज में शिफ्ट हो गया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ना तो उस कंपनी ने नया आईफोन निकाला ना कुछ किया, फिर भी मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि लोगों की चॉइस चेंज हो गई है। वो भी रीजन हो सकता है। चलो, डेप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस अदर नेचुरल रिजर्व्स। जो कई बार आपने देखा होगा, माइंस होते हैं, कोल माइंस होते हैं, डायमंड माइंस होते हैं, ऑयल गैस होते हैं। उनमें क्या होता है, एक लिमिट तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद में आपको कुछ काम का रहता नहीं है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया तो उसके बाद उसकी वैल्यू कम ही हो जाएगी, सीधी बात है। और फिर आप चाहते हो उतने प्राइस में मैंने खरीदा उतने में मैं बेचूं, कोई नहीं लेगा। जैसे आपने कोयले की खदान ले ली, उसमें मान लो 50,000 टन तक आप कोयला ले सकते हो, आपने 20,000 टन ले लिया। अब बोलते हो मुझे इतने में बेचनी है, क्या तो सामने वाला उतने में लेगा? नहीं। तो ये सब रीजन हो गए जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, असर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। चलो, अब देखो, डेप्रिसिएशन जो है ना, उसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दे रखी है। तो कंपनीज एक्ट 2013 लॉ में पढ़ा होगा तुमने, उसमें शेड्यूल नंबर 2 है। कौन सा शेड्यूल है बेटा? हाँ, उसमें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन दे रखी है। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन। मैंने पहले ही बोला था आपको, डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं कि मर्जी हो जितना लगा दिया कि इस साल 1 लाख, अगले साल 10,000, फिर 5,000, फिर 20 लाख, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर वे से होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक अलोकेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, जो असेट की बात कर रहे हो आप, ऑफ एन असेट ओवर इज यूजफुल लाइफ। तो ये है डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लिखो डेफिनेशन, लिखो हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए डेप्रिसिएशन और लिखिए डेफिनेशन, उसमें लिखो ये डेफिनेशन। क्या हुआ? तैर के आए हो कि चल के आए हो? सचिन तू? वो आधी चड्डी चली गई इसकी।
बस इतना ही लिखना, यूजफुल लाइफ। ठीक है, डन। चलो, अरे इतना कितना लिख रहा है। चलो अब सुनो, अब आपको तीन चीजें पहले सीखनी है डेप्रिसिएशन सीखने से पहले। पहले सीखना है कॉस्ट ऑफ द असेट। कॉस्ट किसे बोलेंगे? तो ध्यान रखना, कॉस्ट का मतलब एकदम सिंपल है, उस असेट को लाने में जितना भी खर्चा हुआ है उसको यूज करने से पहले वो सारा खर्चा कॉस्ट माना जाता है। जैसे हमने ये एसी लिया, सपोज करना, इस एसी की जो परचेज प्राइस थी वो थी 50,000 रुपए। कितने एमआरपी थी? 50,000। ये एसी गोदरेज का गया, बोला कितना? बोला 50,000 सर एमआरपी। वो विजय सेल्स लिखा था। मैं बोला ओ भाई, तेरे जैसे मैं 10 एसी लेके गया हूँ, ठीक है, तेरा बड़ा कस्टमर हो तो मेरे को भी 50 में देगा। अरे बोला अरे सर, सर नहीं, मैंने जैसे मैनेजर को बोला, तो मैनेजर को बुलाया, मैंने बोला 3 एसी ले रहा हूँ, सही रेट लगा, वरना जाता हूँ दूसरे रिलायंस के पास में। बोला अरे सर रुको, चेक किया, बोला ठीक है सर, आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट। बोला बढ़िया। अब मुझे बताओ, क्या मुझे 50 में पड़ा कि 10% कम में पड़ा? तो खरीदते टाइम को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आपको लेस कर देने का है। क्या बोला, समझ में आया? तो अब ये वैल्यू बच गया 45। अब इसके ऊपर लगते हैं टैक्सेस। क्या लगते हैं बेटा? उसने बोला सर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैं लगा लगा दो। तो बोला सर जीएसटी में ऐसा है, आपके पास में जीएसटी नंबर है? नहीं है। तो फिर आपको कोई क्रेडिट बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो जीएसटी दो तरह का होता है, मैंने पहले बोला, एक तो इनपुट क्रेडिट मिलती है, एक इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। तो अगर इसकी इनपुट क्रेडिट मिलेगी तो वो हो गया एक तरह से रिफंडेबल टैक्स। कौन सा हो गया बेटा? और इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है तो वो हो गया नॉन रिफंडेबल। अब मेरे लिए नुकसान कौन सा होगा, जिसकी क्रेडिट मिलेगी कि जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो नॉन रिफंडेबल मेरी कॉस्ट होती है, याद रखना। तो अगर मैंने इसके ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स पे किया है तो आप उसमें ऐड कर लेना। तो मान लेते हैं मैंने उसके ऊपर 5,000 रुपए 10,000 रुपए नॉन रिफंडेबल टैक्स पे कर लिया। रिफंडेबल किया होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो तो वापस रिफंड मिल जाएगा, तो छोड़ो। बट यहाँ पे नहीं पे किया है, जैसे 55,000, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइफ में कोई चीज ली होगी, जैसे आपने मोबाइल लिया होगा, आपने बैग लिया होगा, तो आपको पता है आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा, बट वो जीएसटी तुमने पे कर लिया, अब उसका बेनिफिट तुमको कोई मिलता नहीं है वापस। आज तक मिला है क्या? आज तक कुछ मिला है ऐसा, रिफंड मिला है तुमको? नहीं ना। तो इसे बोलते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? पर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको क्या होता है कि जो टैक्स पे करते हैं उतना उसको बेनिफिट वापस मिल जाता है अगर उसका जीएसटी नंबर है तो। ऐसे वाले केस में क्या होगा, उसके लिए रिफंडेबल होगा। क्या होगा उसके लिए? क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा अपने लिए नुकसान कौन सा होगा, कॉस्ट कौन सा होगा, जो क्या होगा बेटा, नॉन रिफंडेबल। तो अपन कॉस्ट निकाल रहे थे, कॉस्ट में वही ऐड करेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें मेन ऐड करना है, अगर उसको लाने में या इंस्टॉलेशन में कोई खर्चा किया है तो इंस्टॉलेशन कोई कॉस्ट है तो उसमें ऐड कर लेना। जैसे मैं एसी लेके आ गया इधर, ये 55 में मुझे पड़ा, मैंने बोला एसी लगाओ, बोला सर कहाँ लगाऊं? मैंने बोला इधर लगाओ। बोला सर मजाक करेगा, इधर लगाऊंगी तो बस हवा इधर ही आएगी, बराबर कूलिंग नहीं होगा। तो मैंने कहाँ लगाएगा? इधर लगा दो। तो बोला सर आप ही ठंडे होंगे, ये बात भी सही है। तो बोला सर उधर लगा दे, उधर से क्या होगा, ये प्रॉपर हवा एंड तक आएगी। लगा दे। बोला सर तो क्या? सर है ना, वहां लगाऊंगा तो ये पाइप लंबा चौड़ा अपने को वहां तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आउटर है ये तो इधर रहेगा। मैं बोला लगा देना। फिर क्या सर? 12,000 रुपए। कितना? मैं पागल है, इतने का 12,000? बोला सर एल्यूमिनियम की पाइप आती है, ये आता है, वो आता है, वो आता है। मैं और ऑप्शन है अपने पास? बोला नहीं सर, पीछे तो आपका गैलरी है, वहां पे तो ठंडी हवा आती नहीं, तो मतलब नहीं है, आउटर के लिए ठंडी हवा चाहिए। मैं बोला अरे यार, बोला सर लगाना ही पड़ेगा, लगा दे। तो भी इतना बड़ा पाइप यहाँ से लेकर वहां तक गया, कितना एक्स्ट्रा खर्चा लिया इसने? 12,000। इसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब मुझे कोई पूछे ये एसी कितने में पड़ा, तो मैं कितने में बोलूंगा बेटा?
67,000, दिस इज द कॉस्ट फॉर मी। क्या बोला, समझ में आया? चलो, तो ये होती है कॉस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं इंस्टॉलेशन, कई बार साइट प्रिपरेशन खर्चे भी होते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, ठीक है, ब्रिंगिंग कॉस्ट बोलते हैं, मतलब उसको लाने में खर्चे। जैसे मान लो ये एसी के लिए ट्रक करना था मुझको, ये टेम्पो करना था, तो टेम्पो वाला बोला वो सर आप करके जाओ, तो टेम्पो का 1000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिया, तो वो भी इसमें ऐड होगा। फिर यहाँ पे आया तो बोला अरे सर आपने जो एसी मंगाया वो तो बहुत बड़ा है, दरवाजे से आएगा ही नहीं। तो मैंने बोला अभी दरवाजा तोड़ना पड़ेगा सर, थोड़ा सा तोड़ो सर, 5000 रुपये उसका होगा, तो वो दे दिया, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर सर एक मशीन लेके आयो मैं बाहर से, मशीन सर नीचे रखूंगा तो वाइब्रेट होगा, तो नीचे दुकान वाले आ जाएंगे, भूकंप आया करके। हाँ बोला, समझ में आ रहा है? वाइब्रेट होगा ना मशीन, मान लो कपड़े बनाने की मशीन लाई है मैंने बड़ी वाली, तो वो जब इधर मशीन बनाएगी तो हिलेगी, जब हिलेगी तो वाइब्रेट होगा। अब वाइब्रेशन होगा तो नीचे वाला ऊपर, सर भूकंप आ रहा है क्या? तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं एक इंफ्रा बनाऊंगा, इधर 4 दीवार बनाऊंगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, उसके ऊपर मशीन रहेगी जिससे डायरेक्ट वाइब्रेशन नहीं होगा, उसका 10,000 रुपये जाएगा, वो भी ऐड होगा। तो इसका मतलब जब भी आप कोई असेट खरीदते हो, उसको लाने में और यूज करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड। यूज करना छोड़ो, मतलब जिसको लाने में जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब क्या करने पड़ेंगे बेटा, ऐड। ठीक है, अपने लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। सो दिस इज योर कॉस्ट, इसे अपन कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बेटा? ठीक है, सामान लिया, डिस्काउंट मिले तो लेस कर देना। अच्छा, कौन सा डिस्काउंट लेस करना है, ट्रेड की कैश? ट्रेड, कैश नहीं, कैश का इससे कोई मतलब भी नहीं है, ध्यान रखना। कैश होता है कलेक्शन लेने के लिए, तो उससे असली कॉस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और उसके अलावा आपको ऐड करना है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कौन सी ऐड करनी है बेटा? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बस। ठीक है, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ असेट। तो पहला वर्ड हमने सीख लिया, कॉस्ट ऑफ असेट। दूसरा हमको सीखना उसकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ। देखो ये फोन है, अब इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो हमने बोला ये फोन मैंने 60,000 में लिया, कितने में लिया? तो मेरे लिए कॉस्ट होगी 60,000। अब मुझे इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। बोला कितने साल की लाइफ है, कितने साल की लाइफ तुम मानते हो इसकी? 4, 5? गलत आंसर। लाइफ इसकी बहुत हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 12 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है। मेरे पास अभी भी हमारे घर पे नोकिया का 6600 फोन पड़ा है, जिसको आए हुए आज 20 साल हो गए, और आज भी वो चल रहा है। पर क्या हम चलाते हैं? तो जब भी हम लाइफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमको बात करनी है इकोनॉमिक लाइफ की। कौन सी बात करनी है? इकोनॉमिक का लाइफ का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, आप उसको कितना चलाओगे। एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? जैसे आप कभी भी फोन लेते हो तो आपके दिमाग में एक सेट रहता है 4 से 5 साल, दैट इज द लाइफ। आप 20 साल का सोचते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास में पुरानी पुरानी कार और पुराने पुराने बाइक भी पड़े होते हैं। मेरे पास, हमारे घर पे अभी भी एक बाइक पड़ा है, टीवीएस विक्टर पड़ा है हमारे घर पे, जो आज से कम 25 साल पहले लिया हुआ है। कितने साल पहले बेटा? 25 ईयर पहले लिया हुआ है। 2001 या 2000 में लिया था वो बाइक, वो अभी भी पड़ा है, अभी भी चलता है, बट हम चलाते नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। तो उसकी चल तो रहा है ना, मतलब उसकी लाइफ तो है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितना चलाने सोचो, एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारा। अगर मैं तुमसे कोई पूछूं, जैसे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आज तूने एक टी शर्ट लिया बढ़िया ब्रांड न्यू, कितने साल का सोचता है चलाने का? हाँ, 1 साल। रचित तू? 1 साल, 2 साल, 3 साल, चलो 2 से 3 साल। पर मुझे बताओ, क्या आपके जितने भी टी शर्ट पड़ेगा रियल में 2 से 3 साल चलते हैं, 10-10 साल भी चल रहे हैं? मेरे पास एक शर्ट पड़ा है मेरा स्कूल टाइम का, वो पड़ा है। क्या बोल रहे हो, समझ में? उसकी हालत नहीं है ऐसी, बट वो पड़ा है, बराबर ना? तो अब मुझे बताइए, उसकी लाइफ तो 10 साल होगी ना, फिर तो 20 साल होगी। 20-20 साल से पड़ा होता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे पेरेंट्स के पुराने कपड़े पड़े होते हैं, उनकी शादी है, बोलते हैं ये मेरे शादी का जोड़ा है, तो क्या हम पहनेंगे? क्या बोला, समझ में आया? पर वो रखते हैं ना संभाल के ऐसा,
तो देखो चल तो रहा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं चल रहा है, चल तो रहा है। बट जब भी हम मैं लाइफ की बात करूँ तो मैं उस टाइप की बात नहीं करता, मैं हमेशा करता हूँ एक्सपेक्टेड लाइफ, कितना आप चलाने वाले हो उसकी बात करूँ, बराबर है। तो हमेशा लाइफ में जब भी बात करो, कौन सी लाइफ की बात करना है बेटा, एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ इसे बोलते हैं, से बोलते हैं। क्या हुआ, पी नहीं है, तुम दारू पीने वाले चाय पीने। तो फिर इतना बढ़िया मौसम है, कल रोज कल रात को थोड़ा थोड़ा लेके लिटिल लिटिल रचित बराबर ना। चलो, तो लाइफ होगी। अब हमको बात करनी है स्क्रैप वैल्यू की। स्क्रैप वैल्यू या इसे प्यार से रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, बताओ कि एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ जब वो असेट है, क्या वो कुछ आपको वापस रिटर्न देगी कि नहीं देगी लाइफ एंड में। जो जरूरी नहीं कि सब देगा, ऐसा कुछ जरूरी होता, हर असेट देगा जरूरी नहीं होता है कि सारी असेट तुमको एट द एंड में लाइफ का कुछ ना कुछ वैल्यू देगी देगी, ऐसा कुछ जरूरी होता नहीं। कुछ असेट देती है, कुछ नहीं देती है। जैसे मैं घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा था, वो कुछ काम नहीं है, वृद्धि वाला भी बोला सर फेंक दो, उसने भी नहीं लिया। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू 0 हो गया। बट जैसे ये एसी है, अगर ये एसी खराब हो जाता है आज से 5 साल 10 साल बाद, ठीक है, तो क्या इसका मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ वैल्यू। कौन देगा, रद्दी वाला। कैसे देगा, इसमें एल्यूमिनियम आता है, इसमें स्टील आता है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा पैसा तो दे ही देगा। ये फर्नीचर है, ये खराब हो गया मान लो 10 साल बाद 5 साल बाद, तो इसमें लोहा जो लगा है, लकड़ी की वैल्यू नहीं आएगी, बट जो लोहा लगा है उसकी वैल्यू तो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। बट मान लो मेरे पास फर्नीचर लकड़ी का ही होता तो उसकी कोई वैल्यू आती नहीं, वो खराब हो गया ना, खेल खत्म हो गया। इसी तरह से आपके पास में पीसी है, टैब है, तो हो सकता है उसका कुछ कुछ वैल्यू रद्दी वाला दे दे, आपको कोई दे दे, तो हो सकता है कभी कभी ना भी दे। तो जो आपको असेट में एट द एंड में जो पैसा मिलने वाला है उसका, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। एट द एंड वैल्यू, तो इसे बोलते हैं एंड वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। क्या बोला समझ में आया। तो ये 3 चीजें अपने को सीखना जरूरी है। पहली है कॉस्ट, दूसरी है लाइफ, और तीसरी कौन सी है बेटा, स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू। ये सब तुमको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तुमको कोई निकालनी नहीं है। हाँ, कॉस्ट में हो सकता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से दे रखा होगा, तो तुमको पता है वो उसका पार्ट होता है, तो उसमें ऐड करना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपको डेप्रीशिएशन कब से चार्ज करना चाहिए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपको डेप्रीशिएशन कब से चार्ज करना चाहिए, जब वो असेट मैं लेके आया, यानी जिस दिन वो रेडी फॉर यूज थी उस दिन से, कि जिस दिन एक्चुअल में मैंने उसको यूज किया उस दिन से। वेरी गुड, और सबका आंसर रॉन्ग। एक्चुअल में यूज करोगे ना करो डजंट मैटर, जिस दिन आपके पास अवेलेबल फॉर यूज थी ना उस दिन से लेना है। अब समझो, मैं एक आईफोन लेके आ, मैंने पैक रखा, उसको पैक मैंने सील तक ओपन नहीं की है, 1 साल हो गया, क्या उसका वैल्यू उतना ही हुआ कि कम हो गया, मैंने तो यूज नहीं किया ना। तुमने बोला जिस दिन आपने यूज किया उस दिन से, पार्टलेस। बोलो, मैंने आईफोन तो ओपन सील ही ओपन नहीं किया भाई, बाकी बात तो छोड़ दे, वो जो पैक आता है फोन के ऊपर सील आती है वही ओपन नहीं की है मैंने, तो मैंने यूज तो किया नहीं। बताओ, मैं 1 साल के बाद उस फोन को बेचता हूँ, क्या मुझे एग्जैक्ट उतना पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब आपके यूज करने से वो फर्क पड़ता ही नहीं था। एक्चुअल में होता है जिस दिन आप लेके आए हो, आपके पास जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज था वहां से इंपोर्टेंट हो। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि आप डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करते हो, जिस दिन आप एक्चुअल में यूज करते हो उस दिन से, क्या जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होता है उस दिन से, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा। एक्चुअल यूज कब किया वो डजंट मैटर। तो मान लो एग्जाम में 2 डेट है कि आपने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल को, बट आपने उसको एक्चुअल में यूज किया 1 जून को, तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करोगे, 1 अप्रैल ना कि 1 जून।
ऐसा 2 डेट देगा क्वेश्चन में, और तुमने अगर 1 जून से ले लिया तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग पूरा, इतनी मेहनत करोगे एंड तक सब जीरो है। क्या बोला, समझ में आया? ध्यान रखना। तो देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ एन असेट बिगिन व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ध्यान रखना, सबसे लेना है व्हेन अवेलेबल फॉर यूज, नॉट एक्चुअल यूज। एक्चुअल में तुम यूज 6 महीने बाद कर रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कार ली, बराबर है, अभी ले ली फॉर एग्जांपल, आज कौन सा डेट है बेटा, जुलाई में ले ली, मान लो जुलाई में कार ले ली। घर वालों ने बोला यार दिन अच्छा नहीं है, एक काम करो दिवाली पे अपन ट्रिप करेंगे, तब तो कैसे रहने दो, ठीक है। अब हमने पहली ट्रिप दिवाली पे की, तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा, आज से होगा कि दिवाली से होगा? आज से। उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है, दिवाली पे करोगे 2 साल बाद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो, समझा? चलो, अब अपने को ये समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो चीज। आपने बोला सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होते हैं, वैल्यू उसकी यूज करते तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो जाता असेट का, वो सब देख लिया। पर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करना है, क्या फायदा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, वो बताओ। क्या ऑब्जेक्टिव होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? चलो, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। करेक्ट इनकम मेजरमेंट, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मैं कहीं पे जॉब करता, सीए बनने के बाद में अगर मैं कहीं पे जॉब करता, तो मैं साल का 15 लाख रुपए कमाता। कितना कमाता बेटा? 15 लाख, बराबर है? क्या बोला, समझ में आया? मैंने बोला अपने को जॉब नहीं करनी, अपने को कोचिंग चलाने की। क्या चलाने की बेटा? कोचिंग। तो मैंने कोचिंग चलाना शुरू किया। कोचिंग में मेरे पास फीस आती है और मैं फैकल्टी को पेमेंट करता। मान लेते बस ये मेरा दिखा देता हूँ कलेक्शन कैसा होता है। तुम्हारा फीस का कलेक्शन होगा, उसमें से मैं फैकल्टी को पे करूंगा और नोट्स प्रिंटर वाले को पे करूंगा, रेंट पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, बस यही खर्चे होते हैं मेरे, बराबर है? तो अब मान लेते हैं इसमें मेरा जो प्रॉफिट निकलता है, मतलब इस जो अभी मैंने इनकम बोला, तुम्हारा फीस, इसमें से ये खर्चे जो बोले वो माइनस कर लिए, तो मेरा प्रॉफिट बचता है 15 लाख रुपया। कितना बचता है? मैंने 5 साल 6-7 साल कितना 8 साल मान लो ये क्लास चला ली फॉर एग्जाम्पल, और 2 साल मान लेते 10 साल। अब मान लेते हैं कि जितना मैं एज ए जॉब कमा रहा हूं उतना ही मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि मेरा जो डिसीजन था कि जो जॉब में कमाऊंगा और यहाँ पे जो कमाऊंगा, वो राइट था, रॉन्ग था, कि ओके ओके था? ओके ओके क्यों बोला? जितना वहां से कमा रहे थे उतना कमा रहे हो, गलत आंसर है, रॉन्ग था। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास में पैसा डाला है। समझो, ये फर्नीचर मैंने खरीदा, ये प्रोजेक्ट खरीदा, ये पीसी खरीदा, ये टैब खरीदा, ये इन्वर्टर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सब चीजें मैंने खरीदी है। इनकी कॉस्ट मान लेते 10 लाख रुपए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ 10 साल बाद क्या इनकी वैल्यू कुछ रहेगी, खत्म हो जाएगी? ऑलमोस्ट आधी से भी कम, आधी क्या, 20% आसपास हो जाएगी। जैसे ये फर्नीचर बेचू तो मुझे अभी थोड़ी कोई पैसा देगा। ये टैब अभी 5-10 हजार का हो गया, प्रोजेक्ट 10-8-10 हजार का हो गया, ऐसा ही हो गया, मतलब इनकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो इसकी तो नुकसान आपने काउंट ही नहीं किया। ये भी तो पैसा मैंने डाला था, मान लो स्टार्टिंग में 10 लाख डाला होगा, बट वो 10 लाख की वैल्यू आज 2 लाख हो गई है, तो क्या मेरे को 8 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो कहाँ गया? आपने क्या लिया? आपने इनकम लिया, आपने इनकम लिया, आपने खर्चे लिए, खर्चे में क्या लिया आपने? बाकी सब जो रियल में पे कर रहे हो वो सब लिया। ये खर्चा तो आपने काउंट ही नहीं किया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला, इसको मैंने बोला तू जॉब करेगा, बोला हाँ सर करूंगा। कितना जॉब में मिलता है? तो बोला सर मेरा है ना जॉब का सैलरी 15,000 रुपया पर मंथ होता है। मैंने बोला ठीक है। फिर बोला सर हर साल में 10-10% बढ़ता है। मैंने बोला ओके। मैंने बोला काम कर, मैं तेरे को 15,000 रुपया भी दूंगा, जॉब में 10-10% बनता है वो भी बनाऊंगा, तू खाली एक काम कर, तो एक कार खरीद, तो एक कार खरीद, ओला में चला, बराबर है, और मैं तेरा रजिस्टर कर लूंगा ओला में, बराबर है, जो भी पैसा ओला से आएगा वो मैं ले लूंगा, और मैं तुझे ये फिक्स इनकम दे दूंगा जो तुझे चाहिए। बोला हाँ सर चलेगा। अब इस विचार ने 15 साल कार चलाई है,
बराबर है। तुमने नहीं लिखा 1000 साल इसको जॉब जितना मिल गया, नहीं मिला भैया। जॉब जितना तो मिला मिला अलग बात है, वो जो कार खरीदी है 10 लाख की, 15 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख 2 लाख होगी, तो वो लॉस कहाँ गया? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अगर आपने डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर लिया तो क्या आपने उसकी करेक्ट इनकम निकाली? गलत निकाली है? गलत निकाली। तो अगर हमको इसकी करेक्ट इनकम निकालनी है तो हमको डेप्रिसिएशन चाहिए होता है। जैसे जैसे तुमने इनकम काउंट कर ली कि सबने इतना बच्चों का फीस आया, इतने खर्चे किए, ये कर लिया, ये कर लिया, पर तुम ये तो बोलना भूल गए जैसे ने 15-20 लाख रुपए 10 लाख रुपए यहाँ पे डाले, इंफ्रा में डाले हैं, वो तो वैल्यू कम हो गई ना। तो मुझे करेक्ट इनकम निकालनी है तो मुझे ये वाली चीज भी लेनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। तो अगर आपको करेक्ट इनकम निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। नंबर 2, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट में जो असेट है, वो ट्रू पोजीशन नहीं दिखाएगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एसी लिया 50,000 में, कितने में लिया बेटा? फिर मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं, और 10 साल बाद मैं एसी ये 50 में दिखा रहा हूँ, तो जब भी मेरे को बैलेंस शीट देगा बोले अरे सर 50 जगह एसी क्या बात है, तो क्या उसकी वैल्यू 50,000 होगी कि 2,000 रुपए हो गई होगी? आज तुम मेरी बैलेंस शीट उठा के देखो तो उसमें कार दिखती है 20 लाख रुपए, कितने दिखती है? तुमने मेरी बैलेंस शीट देख ली, अरे बोला सर 20 लाख की कार है, क्या बड़ा आधा लखपति हो यार। मैं बोला ये कार तो मेरे दादाजी ने ली थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, तो ये 1980 का मॉडल है। तो आज की हालत समझ लो तुम लोग। तो क्या सच में मैं अमीर है? नहीं ना। चलो थर्ड से पहले फोर्थ पढ़ लेते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कि अगर आपको रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। जैसे मैंने एक मशीन ले ली, क्या ले ली बेटा? अब मैं इसमें ना, इस मशीन में ये प्लास्टिक की बोतलें बनाऊंगा, ठीक है? इसमें मुझे क्या लगने वाला, देखो एक मशीन मैंने ली है 10 लाख रुपए की मान लेते हैं, उसके अंदर मुझे ये प्लास्टिक डालना है, 20 रुपए का प्लास्टिक डालूंगा ना, तो प्लास्टिक के बाद में 20 रुपए का प्लास्टिक, 10 रुपए का लेबर, तो ये बोतल बनकर रेडी हो जाएगी। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 रुपए में एक बोतल बनकर रेडी होती है। ये मेरे पास आ गया कि सर मेरे को बोतल चाहिए, मैं ले ले। कितनी चाहिए? बोला सर 1 लाख बोतल चाहिए। मैंने बोला ले ले, पर सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूं ना। मैंने बोला हाँ, तो सर आप मुझसे क्या प्रॉफिट कमाओगे? मैं बोला बात तो सही है, तू तो यार मेरा खास स्टूडेंट है, तेरे से कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ? तो बोला सर एक काम करो सर, आप मुझे कॉस्ट पे दे दो ना। मैं बोला ठीक है दे दूंगा। कि सर कितना कॉस्ट? मैंने बोला देख 20 रुपए इसका प्लास्टिक का, 10 रुपए मजदूरी का, कितना हो गया? ये ले 30 रुपए में 1 लाख बोतल दे देता हूँ। क्या ये सही हुआ कि गलत हुआ? क्यों? वो जो मशीन बेचारी 1 लाख बोतल में उसकी जो वैल्यू कम हुई है वो कहाँ है? फिर वो मेरा नुकसान हो जाएगा ना, इसका थोड़ी होगा। मान लेते हैं उस मशीन की कैपेसिटी 1 लाख बोतल बनाना ही है, मान लेते हैं सपोज करना, और ये मेरे पास आ गया सर मुझे दे दो बोतल बना के। अब मुझे बता 1 लाख बोतल मैंने बना के इसको दे दी, अब वो मशीन कुछ काम की रही? पर मैंने तो सिर्फ मटेरियल और लेबर का वसूल किया, वो तो वसूल किया ही नहीं पैसा। तो वो नुकसान इसका हुआ कि मेरा हो गया? मेरा हो। तो अगर मुझे ट्रू कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बराबर है? डन। अब इसमें एक लास्ट बचा है बेटा, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। क्या बचा है? अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो समझ लो। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, और ये मेरा P&L है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरा बैलेंस शीट और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। मुझे क्लास चलानी है, तो मैंने क्लास चलाने के लिए सबसे पहले इंफ्रा पे खर्च किया, फर्नीचर वगैरह, ये इंफ्रा नाम लिख देता हूं। अब इंफ्रा में सब आ गया, ठीक है बेटा, इंफ्रा में सब आ गया, जैसे ये CCTV, AC, टैब वगैरह सब मैं मान लेता हूँ। मैंने इस इंफ्रा इसको बोलते हैं अपन ने, तो सारा फर्नीचर सब मिला के इंफ्रा बोल दिया मैंने इसको। इस इंफ्रा पे मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए बेटा? क्लियर है? और ये पैसा मैंने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल आ गया 10 लाख। तो मैंने बिजनेस ऐसे शुरू किया, इंफ्रा डाला 10 लाख का, कैपिटल आ गया 10 लाख का। क्या ये क्लियर है? अब मैंने कोचिंग चलाना शुरू किया,
तो यहाँ पे मैंने पैसे कमाए बाय ग्रॉस रिसिप्ट। ये रिसिप्ट मतलब तुम्हारी फीस है, यहाँ पे लिख देता हूँ फीस। मैंने मान लो कोचिंग शुरू किया, मैंने 30 लाख का फीस कलेक्शन किया। कितना कलेक्शन किया? 30 लाख का। इधर मेरे खर्चे हुए, खर्चे में जैसे मान लो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया 5 लाख का, मैंने फैकल्टी कॉस्ट पे किया, फैकल्टी कॉस्ट एफसी मतलब फैकल्टी कॉस्ट 15 लाख का, फिर मैंने रेंट लाइट बिल एक्सेट्रा ये सब पे किया, रेंट एक्सेट्रा ये सब मैंने 5 लाख का पे किया। क्या बोला, समझ में आया? चलो अब ये बच गया मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो 30 लाख का फीस मेरे पास पैसा आ गया, 30 लाख का मान लेते पैसा पूरा कैश आ गया। 30 में से मैंने भी कितना 25 खर्च कर लिया, तो मुझे बताओ मेरे पास में कितना कैश पड़ा होगा? 5। तो ये 5 यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। देखो नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया 5 लाख का, और मैंने बोला कि मेरे पास में कैश पड़ा है तो ये कैश आ गया 5 का। क्या मेरी बैलेंस शीट टैली है कि नहीं है? बताओ। अरे हाँ की ना। अब मेरी वाइफ आती है, बोलती है कि कितना प्रॉफिट है? मैंने बोला 5 लाख का। तो बोला 5 लाख कमाए ना? मैंने बोला हाँ, चलो घूमने। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं भाई 5 लाख कमाए तो घूमने तो जाएंगे, चलो। जितना प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट पे वो हमेशा ओनर का होता है। एज अ इंडिविजुअल मैं ओनर, इंडिविजुअल मैं रहूंगा, और जब कंपनी बनेगी तो उसमें शेयर होल्डर रहेंगे, उससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। क्या बांट सकते हो? अपन ड्राइंग बोलते हैं उसको, वो डिविडेंड बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट होता है उसको आप बांट सकते हो, जो ओनर है उसमें। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट मेरा है, ये प्रॉफिट मेरा है, तो क्या इसको हम बांट सकते नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। तो मेरी मर्जी में जो चाहूँ उससे कर सकता हूँ। क्या बोला, समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, 5 लाख तक मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने ये 5 लाख का पैसा ड्राइंग करके खर्च कर लिया, वाइफ के साथ घूमने चला गया। अब मुझे बताओ मेरी बैलेंस शीट टोटल कितनी रहेगी? ये 5 खर्च कर लिया मैंने, ड्राइंग करके निकाल दिया 5। जैसे मैंने ड्राइंग किया बेटा 5 लाख कैश निकल गया इधर से, और इधर से ये नेट प्रॉफिट भी हट गया। क्या बोला, समझ में आया? ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, ऐसे ही सेम चीज हुई। 4th ईयर भी ऐसे हो गया, 5th ईयर भी ऐसे ही हो गया। 5 साल बाद, ध्यान से समझना, 5 साल खत्म हो गए। कितने साल खत्म हो गए बेटा? जो मैंने कमाया वो मैंने खर्च, कमा लेते जो मैंने कमाया सब मैंने खर्च कर लिया। अब ऐसे रहते 5 साल हो गए। अब क्या हुआ पता है? 5 साल बाद, ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। ये देखो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, पीपी है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। 5 साल बाद क्या हुआ? ये सारी पीपी खराब हो गई, सारी पीपी खराब हो गई। अब मुझे बताओ जब मेरी सारी पीपी खराब हो गई है तो उसको नहीं तो लानी पड़ी, क्लास चलानी है तो, और वो पैसा कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे वापस अपनी जेब से कहीं से बिग मांग के या लोन लेके पैसा लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। एक तो ये तरीका था इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। अब सुनना, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या फर्क पड़ेगा वो देख लो। सेम लॉजिक, सेम एग्जांपल। मेरी ग्रॉस रिसिप्ट 30 की, देखो मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने 10 लाख का कैपिटल डाला, उसमें मैंने पीपी ले ली, सब इंफ्रा ले लिया। अब मैंने क्लास शुरू की, पहले साल में मैंने 30 लाख का कलेक्शन किया, उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट की 5 लाख की, फैकल्टी कॉस्ट 15 लाख की, रेंट पे किया 5 लाख का। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे लगा कि ये यार मुझे ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो मैंने बोला इसकी टोटल वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख है तो डिवाइड बाय 5 साल की लाइफ है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 2-2 लाख। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 2 लाख का। अब मुझे बताइए टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 3 लाख। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ पे देखो ये नेट प्रॉफिट 3 लाख बराबर है। अच्छा मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ? 3 की 5, कैश 5 होगा। कैसे 5? तो देखो 30 आया, उसमें से आपने 5 का एडवर्टाइजमेंट किया, फैकल्टी कॉस्ट 15 का, रेंट का 5। क्या डेप्रिसिएशन में पैसा मेरे पास से जाता है कि नहीं जाता है? नॉन कैश एक्सपेंस से पैसा जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास पूरा 5 लाख पड़ा रहा। अब तुम बोलोगे सर टैली नहीं हो रहा, टैली होगा ना बेटा, डेप्रिसिएशन आएगा इसमें से माइनस होगा, तो ये 2 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। तब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 8, ये 5, 8, ये 13 और ये भी 13। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब दूसरा साल आएगा, बराबर है। अच्छा सुनना, अब मेरी अगर वाइफ मैं पीछे पड़ के बोल दे पैसे खर्च करने हैं, पैसे खर्च करने हैं, तो मैं कितना पैसे खर्च करा सकता हूँ? मैक्सिमम 3 ना। तो मैंने बोला ये ले 3 लाख ड्राइंग कर लिया अपन ने, प्रॉफिट जितना।
तो ये कैश में से भी 3 चला गया। अब बता मेरे पास में कैश कितना पड़ा रहा 2, और ये प्रॉफिट यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने खर्च कर लिया। तो अब बताओ मेरी नई बैलेंस कितनी होगी बेटा 10। अब ये पहले साल में हुआ, अगले साल में भी वापस होगा, तो ये 2 का कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 6 हो जाएगा। देखो अगले साल क्या होगा पता है, सेम चीज वापस रिपीट हो गया, ध्यान से सुनना। तो ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, और ये 4 मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि मैंने 5 कमाया हुआ है, 5 में से 3 बांट दिया, 2 बचा, तो 2 और 2 4 हो गया। अगले साल वापस देखो क्या होगा 6, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे करते करते 5 साल में पता क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे पास कितना कैश पड़ा रहेगा 10, जो मैंने पैसा कमाया था 5 लाख, उसमें 3 मैंने बांटा है ड्राइंग के रूप में, 2 मेरे पास पड़ा है, एक साल का 2 बच गया, अगले साल फिर 2 बचा, अगले साल फिर 2 बचा, अगले साल फिर 2 बचा, ऐसे 5 साल में कितना हो गया 10। अब मुझे बताओ 5 साल खत्म हो गए, 5 साल खत्म हो गए, अब मुझे ये सारी एसेट खराब हो गई, अब मुझे नई एसेट लानी है, तो क्या मुझे वापस कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ये जो पैसा पड़ा उससे कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ फंड। तो क्या होता है आप समझो, जब मैं रेंट पे करता हूं, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड कैश एक्सपेंस, रियल में पैसा जा रहा है। बट जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो पैसा जाता नहीं है, वो पैसा नहीं जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस के अंदर ही पड़ा है। बट क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो रहा है तो उससे आप डिविडेंड बांट सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पैसा वो बिजनेस में ही पड़ा रहेगा। और जब वो पैसा बिजनेस में पड़ा रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पैसा आपका नेक्स्ट जो असेट वापस खरीदनी है उसमें काम आ जाएगा। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फंड। क्या बोलते हैं इसको, तो मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो आप ऐसे समझिए कि जब वो असेट खराब हो जाएगी तो ऑलमोस्ट उतना पैसा तुम्हारे पास में हो जाएगा, जिससे क्या होगा तुमको नए फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसी फंड से उतनी असेट आप वापस ले सकते हो। थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा डालना पड़ सकता है, जैसे थोड़ी महंगी होगी तो 10 के बदले 11 या 12 में मिल जाएगी, तो 2-3 लाख एक्स्ट्रा डालना है, पूरा डालना नहीं है। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, तो ये मेन मोटिव होता है डेप्रिसिएशन का। चलो तो ये 4 देख लो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई रीजन क्या क्या होता है, ये रीजन है। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। रीजन तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव को कॉपी करो, सिर्फ हेडिंग कॉपी करना, एक चार्ट बना दो, ऐसा लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर ऐसे चार्ट बना के 4 चीजें लिख दो। चलो अभी सुनो, अभी डेप्रिसिएशन में ना अलग अलग मेथड्स आएंगी तुम्हारी, ठीक है, और एंट्रीज भी आएगी। मैं कैसे कर रहा हूं, मैं तुमको पहले एंट्रीज लिखा रहा हूं नॉर्मल वाली, उसके बाद मेथड देख लेंगे, ठीक है। चलो पहले बेसिक एंट्री देख रहे हैं। जब भी मैं शुरुआत कहां से होगी मुझे बताओ, शुरुआत कहां से होने वाली है, जब असेट परचेज करेंगे, शुरू कहानी वहां से ही होगी। तो आपको एंट्री पास करनी है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, जो भी असेट आप खरीद रहे हो वो अकाउंट डेबिट। टू कैश में परचेज किए तो टू कैश, चेक से की तो टू बैंक, और क्रेडिट में की तो टू वेंडर, ठीक है। क्रेडिट में की तो जैसे विजय सेल्स से की है, विजय सेल्स वाला मेरे चाचा का लड़का है, तो मैंने क्रेडिट में परचेज कर ली, तो मैंने लिखा एसी अकाउंट डेबिट टू विजय सेल्स। कैश मैंने पे किया नहीं, क्या बोला समझ में आया, क्या ना। अगर मान लो मैंने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन खर्चा किया है, मैंने एसी परचेज कर लिया, अब इंस्टॉलेशन भी कराया, तो उसकी एंट्री क्या होगी पता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मत करना, आपको डेबिट फिक्स असेट ही करना, क्योंकि उसी कॉस्ट में ऐड करना है, तो असेट की वैल्यू बढ़ा दो, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
याद रखना यही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बेटा? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझा? ये दो एंट्री बड़ी बेसिक एंट्री होगी। कुछ लोग इसको मिक्स एंट्री भी करते हैं, जैसे दोनों को ऐड करके लिख दिया, वो भी चलता है। ये दोनों सेम डेट पे हो रहा है तो दोनों सेम डेट पे ऐड करके लिख दो तो भी चलेगा। नंबर 3, अब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर में आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या एंट्री होती है बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स दैट। अब सुनना, डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस फॉर यू, लॉस फॉर द यू। द रूल इज डेबिट द लॉसेस, तो आई डेबिटेड द डेप्रिसिएशन अकाउंट। और असेट की वैल्यू कम करनी है तो असेट बढ़ने पे डेबिट होती है, कम करने पे क्रेडिट करनी पड़ेगी, बस वही है। तो दिस इज द डेप्रिसिएशन एंट्री। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू पी एंड एल। अब देखो इसमें से फिक्स असेट बैलेंस शीट में आता है, बैंक भी बैलेंस शीट में आता है, फिक्स असेट बैलेंस शीट में, बैंक बैलेंस शीट में, बट डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जो पी एंड एल में आता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसको ट्रांसफर करना है पी एंड एल में। अब ये डेबिट है बेटा, ट्रांसफर करना है, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? बस ये कितनी 4 एंट्री अपने को सीखनी है अभी के लिए। डन। चलो अब इसकी लेजर पोस्टिंग भी सीख लो। अब इससे कौन कौन से लेजर बनेंगे? तो जैसे एक इसका लेजर पोस्टिंग में पहले बनेगा फिक्स असेट अकाउंट। चलो लेजर पोस्टिंग तुमको पता है, तो इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी? देखो फर्स्ट वाली फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बात कर रहा है तू बेटा? तकलीफ है तुझे कुछ? तो फिर क्या होगी? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिक्स असेट को आपने डेबिट किया टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे होगी। अभी दूसरी एंट्री में भी आपने इंस्टॉलेशन खर्चा पे किया बराबर ना, तो एंट्री होगी क्या है? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसकी भी एंट्री यही होगी। ये देखो क्या बोला, समझ में आया? अभी ईयर एंड में क्या होगा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो आपने क्या एंट्री पास की? देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। तो फिक्स असेट क्रेडिट हुआ है, तो इस बार लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट में आएगा, पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये बाय डेप्रिसिएशन आ गया। क्या बोला, समझ में आया? उसके बाद नहीं आया फिक्स असेट, तो अब क्योंकि फिक्स असेट बैलेंस शीट में आता है तो इसका बैलेंस निकलेगा, तो इस डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लेंगे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्या बोला, समझ में आया तुमको? बस अब ये बैलेंस नेक्स्ट डे पे ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये देखो क्लोजिंग बना तो ये ओपनिंग बन जाएगा। अब ना तो आपने खरीदा है ना आपने बेचा है, तो ईयर एंड में क्या चार्ज होगा बेटा? डेप्रिसिएशन। तो ये जो एंट्री है ना, ये हर साल होती रहेगी। तो ये सेम एंट्री इन नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स टिल सेल, ये एंट्री होती रहेगी हर साल। ये दो एंट्री होती रहेगी जब तक आप उसको बेच नहीं देते। तो अब क्या होगा? यहाँ पे देखो वापस ईयर एंड में यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बाय डेप्रिसिएशन।
प्रॉफिट लॉस के ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे नहीं आती क्योंकि उसमें फिक्स असेट नहीं आया है, दोनों एंट्री में देखो फिक्स असेट एक में ही आया है, उसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ पे ही होगी। तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। बस अगले साल वापस ये ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर क्लोजिंग आएगा, फिर ओपनिंग होगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर क्लोजिंग आएगा, ये होता रहेगा जब तक सेल नहीं होता तब तक। क्या बोला, समझ में आया? तो ये था इसका फिक्स असेट का लेक्चर। बोलो क्लियर है? अब आगे बढ़िए, ये हो गया फिक्स असेट की बात होगी। अब आएगा बेटा नंबर 2 डेप्रिसिएशन का लेक्चर। ठीक है, अब देखो पहले वाले में तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, दूसरे में है ही नहीं, तीसरे में है, तो इसका लेजर पोस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। बराबर है? और ये ट्रांसफर होता है पीएनएल में, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ये बाय पीएनएल आ गया। अब इससे कोई बैलेंस नहीं निकल रहा, ध्यान रखना, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर लेते, तो इसका कोई बैलेंस नहीं है। बस अगले साल फिर ये एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, तो ये आ गया। अब बताओ ये कहां पे ट्रांसफर होता है? पीएनएल में, तो बाय पीएनएल। जब तक सेल नहीं होता तब तक ये होता रहेगा। तो बस ये दो एंट्री देखो, ये लेजर पोस्टिंग है, क्या है ये? अब यहाँ पे फिक्स असेट बैलेंस शीट में आता है, इसके लिए इसका बैलेंस निकल रहा है, बट डेप्रिसिएशन तुमको पता होगा बैलेंस शीट में नहीं आता, इसके लिए उसका बैलेंस नहीं निकलता, वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। तो ये आपको तब तक करता है जब तक असेट सेल नहीं हो जाती, तब तक। ये है बेसिक एंट्रीज। क्या ये तुमको समझ में आई है नहीं आई है बताओ? सबको समझाए? चलो कॉपी कर लो।